मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ योजना संख्या 46 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में क्या निराश हुआ जाए निबंध के पहले भाग के साथ उपस्थित हूँ। क्या निराश हुआ जाए। पहला दिन। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अखबार में आए दिन जो खबरें आती हैं उन खबरों पे निराशा व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि खबरों में मूल रूप से बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती आदि की खबरें दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर देश में कई ऐसे ईमानदार लोग हैं, उन लोग का उदाहरण नहीं देकर बेईमानी, तस्करी आदि के उदाहरण ज़्यादा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर लोगों पर शक किया जा रहा है। दूसरी ओर जो जितने ही ऊंचे पद पर है, रैंक पर, पोजीशन पर, उसमें उतना ही अधिक संदेह से देखा जा रहा है उसको। अर्थात कहीं सकारात्मक विचारधारा का कोई स्रोत नहीं दिखता है। हर तरफ नकारात्मक विचारधाराएं, नकारात्मक समाचार जो लोगों के अंदर गुस्सा, विद्रोह आदि को फैलाने में जो मदद करे, ऐसी खबरों को देखकर लेखक का मन बैठ जाता है, वह निराश हो जाते हैं। क्योंकि निबंध का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो प्रारंभ में लेखक ने निराशा व्यक्त की है उन अखबार की खबरों में जो मूल रूप से किसी अच्छी खबरों को ना देकर वैसी खबरों को ज़्यादा प्रसारित करते हैं जो समाज में नफ़रत और वैमनस्य की भावना जगाते हैं। तो ये हुआ पहले पैराग्राफ में जो लेखक ने कहा है। आगे हम देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आगे लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी, किसी व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यदि कोई कुछ करता है तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, उसकी बुराइयां दिखाने के लिए लग जाते हैं। तो जो कोई करेगा तभी तो उसकी बुराइयां होंगी। तो जो कोई करता ही नहीं है उसकी बुराइयां कहाँ से होंगी। तो इस संसार में सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ नहीं करता है, बिना काम का बैठे रहता है, वही व्यक्ति सुखी है। ऐसा लेखक को किसी व्यक्ति ने एक बार कहा था। ऐसा कहने के पीछे उनका यह कारण था कि यदि कोई कुछ करेगा तो लोग उसमें दोष ढूंढने लग जाते हैं, सारे गुण उसके भुला दिए जाते हैं, उसके सारे गुण जो अच्छाइयाँ उसको भुला दिया जाता है, और दोष जो उसमें अगर थोड़ी कमी होगी तो उसको बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है। दोष किसमें नहीं होते। मनुष्य तो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों का काम है कि उनके दोषों को ज़्यादा दिखाते हैं। इससे क्या होता है, समाज में बुराइयां फैलती है। समाज में यदि हम अच्छी बातें प्रसारित करें, लोगों के बीच में जाकर
अच्छी बातों का उदाहरण प्रस्तुत करें तो लोगों के अंदर एक सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न होती है। लेकिन यदि आप दिन भर कुछ बुराइयां देखते रहें तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयां भी बुराइयों में परिवर्तित होती जाती हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। कोई गुणी है या नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर लोग को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। अगर ये सही में ऐसी अगर स्थिति है तो फिर तो चिंता का विषय है। मतलब समाज में अगर सच में सभी लोग दोषी हैं, सभी लोगों को अगर संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है तो फिर बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि ऐसे समाज में रहना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ऐसा करके चिंता व्यक्त करते हैं कौन? लेखक। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने जो सपना देखा था स्वतंत्र भारत का, क्या वही भारतवर्ष है जिसमें सभी स्वतंत्र रहेंगे, अपनी इच्छाओं से अपना कार्य करेंगे, सभी मिलजुल कर रहेंगे? क्या वो वही भारत है जिसकी कल्पना की थी गांधी जी और तिलक ने? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? जिस सपने को रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था, ठाकुर ने और मदन मोहन मालवीय, ये भारत रत्न प्राप्त है। इन्होंने जो भारत की संस्कृति के, एक सभ्य संस्कृति, क्योंकि गांव की संस्कृति थी हमारी संस्कृति भारतवर्ष की, इस सभ्य संस्कृति के अतीत, जिस अतीत की बात करते हैं, जो हमारा भारतवर्ष पुराने समय में था, उसकी जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गह्वर में डूब गया है। लगता है कहीं वो दब गया है, कहीं जाकर छुप गया है। क्या वही भारतवर्ष है? क्योंकि हमारा भारतवर्ष तो ऐसा नहीं है जिसमें सब लोग को संदेह की दृष्टि से देखा जाए। हमारा भारतवर्ष तो सभ्य समाज माना जाता था। तो तिलक, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर, इन सब के सपने कहीं ना कहीं धूमिल पड़ते दिखाई दे रहे हैं ऐसी खबरों से। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, क्योंकि हमारी धरती आर्यों की धरती है। द्रविड़ दक्षिण क्षेत्र के जो है उनको द्रविड़ कहते हैं। हिंदू मुसलमान दो धर्म के लोग, वैसे तो विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उसके बाद आपके ये हिंदू मुसलमान तो हैं ही। तो कई धर्मों की जो संस्कृति वाला हमारा जो देश है, आर्य द्रविड़, अलग अलग विभिन्न, हम कहते हैं ना कि देश में एक विविधता में एकता, देश की विशेषता। तो हमारा देश विविधताओं का देश है। विविधताएं कैसी? तो इसमें आर्य लोग भी रहे हैं, द्रविड़ भी रहते हैं, हिंदू और मुसलमान भी रहते हैं, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। इन सब लोगों की मिलन भूमि, जहाँ एक दूसरे से आकर मिलते हैं, मतलब यहाँ रहते हैं, वैसी मिलन भूमि मानव महासमुद्र। यहाँ पे एक ऐसा समुद्र में जहाँ पे जिस प्रकार से नदियाँ आकर मिलती हैं, समुद्र में अंत में जाकर नदी मिलती है ना, उसी प्रकार से यह मानव महासमुद्र है। एक ऐसा समुद्र है जिसमें सभी मानव आकर मिलते हैं। क्या सूख गया? प्रश्न कर रहे लेखक। क्या वो सूख गया है समुद्र जहाँ पे मानव का मिलन नहीं हो रहा है, लोगों के अंदर कोई भाईचारा और प्रेम नहीं है? मेरा मन कहता है, लेखक का मन कहता है, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे महान मनीषियों, मतलब ऋषि मुनियों के सपनों का भारत है ये, और वो रहेगा। ये जो एक मन में जो विचारधारा लोगों के अंदर है कि हमारा देश कहीं ना कहीं बुराइयों की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ नहीं हैं, तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है और हम ऋषि मुनियों के संतान माने जाते हैं। तो हमारा जो देश है वो आज भी उसी रूप में है और वो आगे भी रहेगा। ऐसा लेखक की विचारधारा है। उनकी विचारधारा बहुत ही सकारात्मक विचारधारा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो बातें कही है वो उन तथ्यों के आधार पर कही है जो सामान्य रूप से हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो उन्होंने इन सभी बुराइयों और इन नकारात्मकताओं को देखने के बाद भी लेखक कहीं ना कहीं सकारात्मक हैं। आगे, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से
मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक का ये भी मानना है कि आज के समय में वही लोग अच्छा कर रहे हैं जो फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, और जो ईमानदारी से मेहनत करता है, वैसे जो अपने जीविका चलाता है, अपना जीवन यापन चलाता है, वैसे जो भोले भाले निरीह, जो असहाय कह सकते हैं, और भोले भाले मतलब सीधे साधे श्रमजीवी मेहनत करने वाले, वो पिस रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इससे वो इनकार नहीं करते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। लेखक ये मान रहे हैं कि आज ईमानदार जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जा रहा है? मूर्ख। ईमानदार हो तो मतलब मूर्ख हो, और मूर्खता का पर्याय बन गया है, मतलब मूर्खता इज इक्वल टू ईमानदारी, ऐसा मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्थितियां देखने को मिल रही है उस आधार पे ये कह रहे हैं कि नहीं, आजकल ईमानदारी को लोग मूर्खता का पर्याय समझने लगे हैं, और सच्चाई जो है किसके हिस्से रह गई है? तो जो डरपोक होते हैं वो सच बोलते हैं, जो बेबस होते हैं, जो लाचार होते हैं, वो लोग सच बोलते हैं। तो उन लोगों को, तो मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको बुरी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों की विचारधाराओं में नकारात्मकता आ गई है। किसी की अच्छाइयों को देखकर उसकी अच्छाइयों को ना बढ़ाकर बुराइयों का प्रसार करना हम लोगों ने सीख लिया है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब ऐसी स्थिति होगी तो जीवन के महान मूल्य मतलब मोरल वैल्यू कह सकते हैं आप। मोरल वैल्यू मतलब नैतिक मूल्य, जो हमारे देश का, हमारी संस्कृति का जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाते हैं। तो ये जो जीवन की जो स्थितियां हैं, जो महान मूल्य हैं के बारे में लोगों की आस्था धीरे धीरे हिलने लग गई है, क्योंकि जो ईमानदार है उसको तो डरपोक समझ रहे हैं। तो क्यों लोग ईमानदारी करेंगे? डरपोक दिखाने के लिए अपने आप को नहीं। तो इस स्थिति से कैसे निकला जाए, इस पे हम विचार करेंगे अगली कक्षा में।